क्योंकि अगर दो ज्ञात जीव हैं और उन दोनों का नाम सेम है तो फिर तो इसका मतलब स्तनधारियों का लक्षण यहाँ पर एनसीईआरटी ने दिया है बेटा इस चैप्टर के अंदर कि आप कैसे, उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें ऐड किया जीवों को जानने के लिए वो था बेटा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सभी। चलिए, आज हमारा चैप्टर है जीव जगत। वैसे तो ये चैप्टर बहुत छोटा है बेटा, इसका वेटेज जो है हम ये भी कह सकते हैं 0 से 2 मार्क्स 2 क्वेश्चंस का हम कह सकते हैं, क्योंकि समटाइम इस चैप्टर को कंसीडर किया जाता है नीट में और समटाइम इसे किया भी नहीं जाता है ना। बट वही बात है ना कि नीट में अगर जो चीज़ छोड़ के जाते हैं उसमें से बाय लक ही ऐसा होता है कि छोड़ के गए और नहीं पूछा गया, बट अगर पूछ लिया जाता है तो समटाइम उसमें से हमें 1 से 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जीव जगत की बात अगर हम करते हैं बेटा तो इसमें इस चैप्टर के अंदर जनरली आपको टेक्सोनॉमी के बारे में, वर्गकी के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है कि वर्गकी के माध्यम से हम कैसे नए जीव के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो जीवों के विस्तृत प्रकार की श्रृंखला, जो भी पृथ्वी पर हमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वगैरह जो भी मिलते हैं, जैसे आवास में वो रहते हैं, है ना, उनके आवास में भी क्या पाई जाती है? भिन्नता। जैसे ठंडे पर्वत हैं, है ना, पर्णपाती वन है, महासागर है, लवणीय और जो भी झीलें हैं, मरुस्थल है, गर्म झरने हैं, तो विभिन्न प्रकार के जब आवास है तो जीव भी उसी के अनुसार अपने अंदर क्या अनुकूलन को धारण करते हैं ताकि वो वहां पे रह सके। आश्चर्यचकित कर देते हैं कि हम इतने जीवों को हम अलग अलग आवासों में देखते हैं और अनुकूलन भी देखते हैं ना। फिर जो भी दौड़ते घोड़े हैं, पक्षी हैं, घाटियां, खिलते फूल, आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय एवं चमत्कार का आह्वान करती है। पारिस्थितिकी विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। तो अब देखिए बेटा, जीवन का अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूं तो वो हमें कैसे पता चल सकता है ना। तो जीवन का कंपैरिजन हमें पता चल सकता है कि कोई भी कोशिका किससे बनी है। प्रोटीन है ना, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, तो ये सब यहाँ से शुरू होकर कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? एक व्यष्टि बनाती है, व्यष्टि मिलकर क्या बनाते हैं? समष्टि, समष्टि से क्या मिलता है? समुदाय, है ना। तो समुदाय जो भी होता है वो एक इकोसिस्टम को बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो एक तरीके से देखा जाए बेटा तो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं उन जीव जंतुओं का अपना एक खुद का अस्तित्व रहता है, एक आनुवांशिक सूचनाएं उसमें प्रेजेंट होती हैं और वो आपस में बेसिकली इन्हीं स्तरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किए जाते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं ये जो भी अभी लिखा हुआ था इसमें अगर मैं प्रश्न का उत्तर देना चाहूं तो हम क्या दे सकते बेटा कि जो जीव निर्जीव है उसका उत्तर खोजने के लिए प्रयत्न करता है तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है और यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। यानी कि अगर आपसे ये कहा जाए बेटा कि इससे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि जीवन क्या है ना, 2 क्वेश्चन पूछे गए ना हमसे यहाँ पे कि जो भी हमसे मतलब जीवन के बारे में अगर पूछा जाए तो जीवन को जानने के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा कि क्या जीवन के लिए हमारे पास में निर्जीवों की अपेक्षा कुछ अलग से लक्षण पाए जाते हैं, तभी हम कह सकते हैं ना कि जीवन का आधार क्या है ना। और दूसरा कि क्या जीवन के आधार के लिए हमें दार्शनिक बातों का मतलब ये हो गया कि क्या हमें जीवन का कोई उद्देश्य है कि जो भी पक्षी है, पेड़ है ना, मनुष्य है, इनके जीवन का क्या कोई उद्देश्य है कि इस पृथ्वी पर सभी जीवन यापन कर रहे हैं, है ना। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे, हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है ना। जीवन का उद्देश्य तो हमें नहीं पता, बट हम ये कह सकते हैं बेटा कि जीव क्या होता है, उसको हम निर्जीव से कैसे अलग कर सकते हैं। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी और पौधे में हो सकती है। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं। तो ये कौन से जीव होते हैं बेटा जिनको आंखों से नहीं देख सकते हम लोग? सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, इन्हें हम नहीं देख सकते।
और दूसरे जीव हैं वो यहाँ पे बहुत सारी विभिन्नताएं देख रहे हैं हम, लेकिन आपके आसपास ही है। यदि आप अपने अवलोकन क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई देती है, यानी पृथ्वी पर जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई देती है। यानी जैसे जैसे हम अपना एरिया बढ़ाते हैं बेटा, वैसे वैसे यहाँ पर अपन को जीवों की संख्या भी बढ़ती है और जीवों के अंदर किस्मों की संख्या भी बढ़ाई जाती है। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु, जीव को आप देखते हैं किसी एक जाति का प्रतीक है। अगर मैं कहती हूँ बेटा कि बहुत सारे जीव जंतु हैं, उनकी जातियां हैं, तो क्या हमें उनके बारे में पूरा पता है या नहीं है? तो हमारे पास में ज्ञात और वर्णित जातियां जो होती हैं उनकी संख्या जो है वो लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन तक हो सकती है। ठीक है ना, ज्ञात की बात चल रही है यहाँ पे। हम इसे जैविक विविधता या पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या या प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए, यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों के बारे में पता चलता है। यानी बेटा एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ आपको ये क्लियर करना चाह रहा है कि हमारे आसपास में जितने भी जीव होते हैं, क्या उनके अंदर जैव विविधता है? तो हाँ, उनमें जैव विविधता पाई जाती है, परंतु उनमें से बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जिनके बारे में हमारे पास में सूचनाएं नहीं है, है ना। तो जिनके बारे में हमारे पास में सूचनाएं हैं उनकी संख्या भी हमारे पास में ज्यादा नहीं है, 1.7 से 1.8 मिलियन ही है ना, जिनकी ज्ञात है। जबकि जो प्रेजेंट है उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे प्राणी हैं, हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं ना। समटाइम ऐसा होता है कि वैज्ञानिक नाम नहीं पता होते हुए भी हम जिस पौधे या जिस जंतु को हम अपने हिसाब से जानते हैं, हम क्या कर देते बेटा, उनको स्थानीय नाम दे देते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश में विभिन्न स्थानों के अनुसार क्या होते बेटा, बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं मिलती जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, तो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो जाती है। तो बेटा यहाँ पर ये भ्रमकारी स्थिति पैदा होने का क्या रीजन है? क्योंकि एक ही नाम है किसी जीव को, अगर मैं कहती हूँ ये कोई जीव है पर अलग अलग स्थानों में उसको अलग अलग कहा जाएगा तो वो डाउटफुल हो जाता है, उसमें हमें भ्रम पता चल जाता है कि ये एग्जैक्टली क्या वही है जो हमारे यहाँ इसको क्या कहा जाता है ना। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में सॉल्यूशन है बच्चों। हमारे पास में क्या सॉल्यूशन है कि हमें एक ऐसा मानक नाम देना चाहिए जिसकी वजह से वो सर्वत्र एक ही नाम से जाना जाए। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है और उसी नाम से क्या जाना जाता है बेटा, सारे विश्व में उनको पहचाना जाता है। तो ये प्रक्रिया, जो नाम देने की प्रक्रिया है, जो पूरे विश्व में एक ही होती है, उसे क्या कहते हैं, नाम पद्धति, नॉमेनक्लेचर कहते हैं, है ना। तो नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही होता है। तो जीवों का वर्णन अगर सही होगा, उसी के बाद क्या होगा, हमारा नाम पद्धति प्रेजेंट होती है। ओके, नाम किस जीव का है इसे पहचानना कहते हैं। यानी कि नामकरण पद्धति से पहले हमारा पहचान करना बहुत जरूरी होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ये बहुत जरूरी होता है कि वो जीव है क्या, पहचान कर फिर उसका क्या किया जाता है, नाम पद्धति उसकी की जाती है। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। पौधों के वैज्ञानिक नाम का जो भी आधार था बेटा, वो सर्व नियम तथा कसौटी, जिनको की कसौटी इन द सेंस यहाँ पे कहा जा रहा है बेटा कि जो भी कोड होता है ना, कोड आपको देना ही पड़ेगा जो सर्वत्र एक ही तरह का लागू रहेगा वहां पे। तो अगर मैं पादप की बात करूं बेटा, तो पादप के लिए हमारे पास में इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी ये अगर आप इनके नियमों की पालना करोगे या इनकी कसौटी पे आप खरा उतरते हो तो वो आपका नाम पद्धति जो होती है वो सर्वमान्य पाई जाती है। इसी तरीके से अगर आप प्राणियों का नामकरण दे रहे हैं बेटा, तो प्राणियों के नामकरण के लिए भी आपको यहाँ पर किन के नियमों का अनुसरण करना पड़ता है, ICZN, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का सिर्फ एक ही नाम होता है। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में एक ही नाम से वो जाना जाता है। ठीक है, और ऑब्वियसली बेटा जब एक नाम होगा तो सुनिश्चित कर सकते हैं ना कि
एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का न हो, क्योंकि अगर दो ज्ञात जीव हैं और उन दोनों का नाम सेम है तो फिर तो दोबारा से क्या हो गई, भ्रमकारी स्थिति हो गई ना, जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी नामकरण पद्धति। और नामकरण पद्धति से हमें पहले क्या पता होना चाहिए, पहचान पता होनी चाहिए जिस भी जीव के बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं। जीव वैज्ञानिक ज्ञात जीवों की वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं, है ना। तो जब पालन करेंगे बेटा तो प्रत्येक जीव का जो भी नाम होता है उसके कितने घटक होते हैं, दो। पहला होता है वो वंश नाम और दूसरा होता है बेटा जाति संकेत, है ना। तो वैज्ञानिक नाम के कितने घटक हो गए, दो घटक हो गए। इस प्रणाली में जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को किसने दिया भाई, द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई, लीनियस के द्वारा दी गई। उनका उपयोग सारे विश्व में किया गया। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत ही सुविधाजनक है। जब भी किसी भी वैज्ञानिक नाम के लिए अगर दो नाम लेते हैं बेटा तो वो हमें याद भी हो जाते हैं और वो इजी भी रहता है और वो एक सर्वमान्य नाम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं आम का वैज्ञानिक नाम है यहाँ पर क्या, मैंजीफेरा इंडिका। तो पहला नाम आपका क्या हो गया, वंशीय नाम, और दूसरा नाम आपका क्या हो गया, जाति संकेत हो गया। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद, इस नाम से मैंजीफेरा जो है वो क्या है, वंश नाम है, जबकि इंडिका आपका क्या होता है, विशिष्ट स्पीशीज या फिर जाति संकेत पद होता है। और इस नाम पद्धति के लिए बेटा हमारे पास में बहुत सारे नियमों का अनुसरण करना पड़ता है। तो इनमें से जो मुख्य आपके नियम है वो देखिए कौन कौन से नियमों का अनुसरण किया जाता है। सबसे पहला, जब भी आप वैज्ञानिक नाम देते हैं बेटा तो इनकी जो भाषा होती है वो भाषा कौन सी होती है, लैटिन भाषा। ठीक है। दूसरा, जब भी आप इन्हें प्रिंट करवाते हैं बेटा तो ये प्रिंटिंग के अंदर कैसा होता है, तिरछे लिखे जाते हैं। ठीक है ना, तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हो बेटा, वैज्ञानिक नामों का उद्भव कहीं से भी हो, पर इनको हमेशा कैसे लिखा जाता है, इनका जो फॉन्ट रहता है, प्रिंटिंग फॉर्म जो रहता है वो इटैलिक्स का ही लेते हैं और इसका उनका फॉन्ट कैसा होता है, तिरछा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, जैविक नाम का पहला शब्द जो होगा वो कैसा होता है, वंश का नाम, और दूसरा कैसा रहेगा, जाति संकेत। जैविक नाम को जब हम हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को क्या करेंगे, अलग अलग रेखांकित। जैसे मैंजीफेरा इंडिका हम लिखते हैं तो मैंजीफेरा इंडिका जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग रेखांकित होगा। छपाई करते हैं तो यही बेटा देखिए तिरछा, यानी इसमें तिरछे लिखने वाले जो लिखे हुए बेटा वो बेसिकली क्या है, एक तरीके से फॉन्ट का एक तरीका होता है जब आप प्रिंट करते हो तो, है ना। रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है, यानी कि जब आप रेखांकन करते हो तो ये कौन से उद्भव को दिखाता है, लैटिन उद्भव को। पहला अक्षर जो वंश का नाम को बताता है, जैसे मैंजीफेरा, अभी अभी हमने बात की थी मैंजीफेरा, तो ये जो पहला अक्षर है वो कैसा होना चाहिए, लेटर, वो बड़ा होना चाहिए। और इंडिका यानी कि इसका पहला लेटर कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है। तो मैंजीफेरा इंडिका से हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि पहला अक्षर आपका लेटर बड़ा है और ये आपका छोटा, और जब आप लिख रहे हैं तो अलग अलग अंडरलाइन करते हैं इनको। नेक्स्ट, जाति संकेत के बाद में अगर जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम दिया जाता है बेटा, यानी कि लेखक का नाम हमेशा कब होता है, जाति संकेत के बाद में होता है। इसको आप किस में लिखते हैं बेटा, संक्षिप्त में। जैसे देखिए मैंजीफेरा इंडिका लिन, ये ब्रैकेट नहीं होता बेटा, है ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा आप लोगों को करेक्शन करना पड़ेगा। ये इस तरीके से लिखा जाता है बच्चों, मैंजीफेरा इंडिका, ये देखिए अंडरलाइन, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लिन, यानी इसके नीचे अंडरलाइन भी नहीं होता है और यहाँ पर आपका जो लिखने का तरीका भी होता है वो आपका तिरछा नहीं होगा लिन का, है ना, सीधे अक्षर लिखे जाते हैं यहाँ पे, और अंडरलाइन पे और ये ब्रैकेट तो बिल्कुल नहीं होता। संक्षिप्त नेम मतलब लिन, लिन मतलब लीनियस हो गया यहाँ पे। इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन किसने किया था बेटा, लीनियस ने, यानी ये लिन लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, इसका वर्णन सबसे पहले लीनियस ने किया था। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, क्योंकि देखिए बेटा पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं, अब सबका अध्ययन करना तो बहुत मुश्किल है, पर अगर आप करना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए फिर हमें कोई ना कोई
एक कहते हैं ना युक्ति का अनुसरण तो करना ही पड़ेगा या किसी प्रोसेस का अनुसरण करना ही पड़ता है। इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को क्या करते हैं हम, क्या कहते हैं बेटा, वर्गीकरण। यानी अगर आप किसी जीव की पहचान करना चाहते हो तो हमें वहां क्या करना चाहिए, वर्गीकरण। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है बेटा जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। ये पूछा जा सकता है बेटा कि वर्गीकरण जो होता है वो कैसी प्रक्रिया होती है, जटिलता से या फिर सरलता से। तो आप इन्हें सरलता से जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं बेटा उसके आधार पर हम इन्हें क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। हम पौधों अथवा प्राणियों, है ना, जैसे आपका बिल्ली है, कीट है, इनको सरलता से पहचान सकते हैं। बाह्य लक्षणों को देखकर आसानी से पहचान सकते हैं ना इनको, तो वर्गीकरण हम कर सकते हैं इनका। जैसे ही हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में एक जीव को कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जिनका उस वर्ग से संबंध होता है। ये तो होता ही बेटा, जब भी आप किसी जीव का नाम लेते तो हमारे दिमाग में उससे संबंधित सारे लक्षण आ जाते हैं। अगर मैंने बोला उभयचर है तो मेरे पास में दिमाग में वही चीज आएगी। मैंने बोला एम्फीबियंस है ना, उभयचर के लिए अपन बोलते हैं एम्फीबियंस है, तो उनके लिए क्या होगा, एक अलग से होगा, जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। मैंने बोला दिमाग में आया सरीसृप है ना, पक्षी है, तो उनका सारा दिमाग में हमारे एक कोऑर्डिनेशन हो जाता है कि वो कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है। तो ये यही कहना चाहते बेटा कि वो वर्ग हमारे दिमाग में आ जाता है। जब आप डॉग को के विषय में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबंध होता है, स्पष्ट आप डॉग को ही देखेंगे ना कि बिल्ली को, तो ऑब्वियसली बेटा जब डॉग का बोल रहे हैं तो डॉग को ही देखेंगे हम। अब यदि अल्सेशियन के विषय में सोचे, ये भी बेटा डॉग के बारे में ही है, तो पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिनके बाह्य कान और शरीर पर क्या होते हैं, बाल। तो इसका मतलब स्तनधारियों का लक्षण यहाँ पर एनसीईआरटी ने दिया है बेटा इस चैप्टर के अंदर कि आप कैसे उनकी दृश्य लक्षणों के द्वारा वर्गीकरण कर सकते हैं। इसी प्रकार पौधे में जैसे गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आएगा। इसलिए ये सभी डॉग, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक क्या है, हमारे लिए वर्ग है जिसका उपयोग हम पढ़ने में कार्य करते। तो जो भी यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा शब्द है ना, वो बेसिकली किसको निरूपित करते हैं, वर्ग को। और ये वर्ग सारे क्या हैं, अलग अलग वर्ग यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। यस, इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली क्या होती है बेटा, टेक्सा। टेक्सा का मतलब ये होता है, अभी थोड़ी देर बाद में हम वर्गीकरण के सारे पदों को डिस्कस करेंगे और हमें पता चलेगा कि वर्गीकरण के लिए कौन कौन से पद हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टेक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। यानी कि अगर आपके पास में टेक्सा की इंफॉर्मेशन है तो विभिन्न स्तर पर हमें क्या दे सकती है बेटा, सही वर्गों को बता सकती है। पौधे भी एक क्या है, टेक्सा। यानी टेक्सा का मतलब ये हुआ बेटा कि जो भी पद जिसमें आप कोई चीज लिखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, वो किसको निरूपित करता है, टेक्सा को निरूपित करता है ना। तो ये पौधे, जैसे हम बात करते हैं जगत, पद क्या होता है, जगत होता है, पर उस जगत में आप क्या लिख रहे हो, आपने पादप लिखा तो वो पादप क्या हो जाएगा, टेक्सा हो जाता है। गेहूं भी एक क्या है, टेक्सा। तो गेहूं जो है वो भी एक तरीके से क्या है, जीवित जीवों का समूह कह सकते हैं। वो भी क्या शो कर रहा है, टेक्सा बता रहा है आपको। इसी प्रकार जंतु, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग, ये सभी भी क्या है बेटा, टेक्सा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक डॉग स्तनधारी है और स्तनधारी प्राणी है, इसलिए प्राणी, स्तनधारी और डॉग विभिन्न स्तरों पर टेक्सा को बताता है। इसका मतलब सीधा सा है बेटा कि यहाँ पर ये है तो सारे के सारे क्या, टेक्सा। कैसे, जैसे मान लो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ग है ना, ये यहाँ पे स्तनधारी प्राणी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये जो प्राणी है, स्तनधारी है, और यहाँ पे ये जो डॉग है, इनके स्तर क्या हैं, अलग अलग है। स्तर मतलब यहाँ पर कुछ जगत को निरूपित करते हैं, कुछ वर्ग को निरूपित कर रहे हैं, कुछ उसका जो भी जाति नाम या नॉर्मल जीव के बारे में बता रहे, तो इनके क्या हुए, टेक्सा अलग है, और टेक्सा के साथ में इनके स्तर भी क्या हैं, अलग अलग है। ठीक है, टेक्सा समान नहीं है, असमान है। इसीलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों के विभिन्न, इसीलिए कहते बेटा सभी जीव जो आपस में इनके टेक्सा में क्या होते हैं, वर्गीकृत किया गया है। गुण जैसे कि प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिकी सूचनाएं, आवश्यकता, ये किसका आधार है भाई, आधुनिक
वर्गीकरण का आधार है। यानी आधुनिक वर्गीकरण में आप किन किन चीजों को ध्यान में रख के क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा? एक तो आप कौन सा उसमें आपका प्रकार रहता है, दूसरा उनका संरचना कैसी रहती है, कोशिका की संरचना कैसी रहती है, कोई भी जीव है उसका विकासीय प्रक्रम कैसा चलता है ना, और इकोलॉजिकल सूचनाएं कैसी है। तो आधुनिक वर्गीकरण जो होता है या आधुनिक टेक्सोनॉमी जो होती है, उनका आधार ये सारे प्रक्रम होते हैं। नेक्स्ट, अब हमें एक टेक्सोनॉमी के बारे में पता चलेगा, जो कि विज्ञान की वह शाखा होती है कि अगर आप किसी को नए जीव को खोजना चाह रहे हो, है ना, तो उसके लिए सबसे पहले हमें विशेषीकरण पता होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए, फिर नॉमेनक्लेचर और फिर वर्गीकरण। यानी यहाँ पर ये पदों में नहीं लिखा बेटा, स्टेप्स नहीं है, ये सिर्फ लिखा हुआ है कि ये टेक्सोनॉमी के क्या है, घटक हैं, है ना, स्टेप नहीं लिखा है कि ये घटक इसके बाद आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से घटक जो होते हैं वो टेक्सोनॉमी के होते हैं, तो आप सीक्वेंस पे ध्यान नहीं देना है, हमें उन घटकों के बारे में बताना है कि ये घटक है। सीक्वेंस हो तो फिर हमें ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि सबसे पहले पहचान होनी चाहिए, फिर नाम पद्धति, और फिर उसका क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। वर्ग की कोई नई नहीं है, मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। यानी बेटा अगर मैं पुरानी आदि मानव की बात करूं बेटा, तो उनके लिए तो एक हर दिन एक क्या हुआ करता था, चैलेंज हुआ करता था कि हमें आज खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वो अपनी आवश्यकताओं के लिए क्या करते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है, इसीलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। यानी कि ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि अगर आदि मानव जो भी है या पुराने जो भी वर्गीकरण का आधार जो था जीवों के अंदर, वो क्या हो सकता था, उपयोग हो सकता था। क्यों? क्योंकि वो नए नए जीव जो भी आश्रय के लिए नए नए स्रोत की खोज उनको करनी पड़ती थी, है ना, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए। नेक्स्ट आता है, काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि ले रहा है। यानी कि हमें भी पता होना चाहिए ना बेटा कि अगर कोई नया जीव है उसकी खोज करनी है, तो उनके लिए हम कौन कौन से पदों का अनुसरण करें, है ना। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टमेटिक्स कहते हैं कि कोई नया जीव है तो क्या वो किसी अन्य जीव से विकसित है या कम विकसित है ना। इवोल्यूशन जिसे कहते हैं विकास, एक होता है व्यक्ति का खुद का विकास या जीव का खुद का विकास, एक विकास वो होता है जिससे हम तुलना करते हैं कि कोई भी जीव दूसरे जीव से कितना विकसित है ना। तो ये उसी की बात चल रही बेटा। तो सिस्टमेटिक्स जो होता है ये एक कैसा शब्द होता है, लैटिन शब्द होता है, ठीक है, और टेक्सोनॉमिक एक ग्रीक शब्द रहता है। तो ये जो लैटिन शब्द है ये कौन से शब्द से सिस्टमेटिक बना भाई, सिस्टेमा से बना, और जिसका अर्थ ये पूछा जाता है बच्चों, सिस्टेमा का अर्थ क्या होता है, जीवों की नियमित व्यवस्था होती है। लीनियस ने अपने पब्लिकेशन टाइटल सिस्टेमा नेचुरे रखा, यानी ये जो भी लीनियस के थ्रू अगर कोई बुक पब्लिश उस समय हुई तो उन्होंने अपने पब्लिकेशन का नाम क्या रखा बेटा, सिस्टेमा नेचुरे। वर्गीकरण की पद्धति में पहचान, नाम पद्धति, वर्गीकरण को शामिल, ये तो आपके टेक्सोनॉमी के पद है सारे के सारे, पर इसके अलावा उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें ऐड किया जीवों को जानने के लिए, वो था बेटा विकासीय संबंध। यानी विकासीय संबंध को ऐड करके टेक्सोनॉमी को उन्होंने क्या किया, और भी ज्यादा अच्छे से डेवलप किया, है ना। ठीक है बेटा, आगे स्टार्ट करते हैं हम वर्गीकरण। वर्गीकरण के बारे में बेटा यहाँ पे बताया गया है कि वर्गीकरण जब भी करते हैं तो इसमें एक पद नहीं होता है। इसको मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, तभी फिर आपको ये समझ में आएगा, है ना। एनसीईआरटी का लाइन, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली चीजें यहाँ पे आ गई है कि कभी भी किसी भी जीव का वर्गीकरण करना होता है तो हमें यहाँ पे कुछ पदों को यूज करना पड़ता है। उसमें सबसे पहला पद आता है आपका जगत, ठीक है, ये सबसे बड़ा भी होता है। दूसरा पद आपका आता है संघ। संघ पद जो होता है वो होता है जंतुओं के लिए, और अगर इसके अंदर हम विभाग लिखते हैं सेकंड पद को, तो विभाग आता है आपका पादप के लिए। तीसरा वर्ग, तीसरा पद क्या होगा इसमें, वर्ग। चौथा पद यहाँ पे रहता है
गण, पांचवा पद रहता है यहाँ पे कुल, छठा पद रहता है यहाँ पे वंशीय नाम, और सातवां पद रहता है आपका जाति संकेत या जाति उपनाम। तो ये 7 पद पाए जाते हैं बेटा वर्गीकरण के अंदर, और इसके लिए हम यहाँ पे जब ये लिखते हैं तो इसके लिए आप इसे क्या कह सकते हैं बेटा, पद कह सकते हैं, आप इसे श्रेणी कह सकते हैं, आप इसे स्तर कह सकते हैं, है ना। ये सारे के सारे इन्हीं को निरूपित करते हैं। तो वर्गीकरण जब भी करते हैं बेटा जीव का, उसमें सिर्फ एक पद नहीं होता है, बहुत सारे पद वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें अभी वर्गीकरण एक सोपान प्रक्रम नहीं होता, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। ये जो मैंने पद लिखे हैं ना, इसे पदानुक्रम सोपान कहते हैं। प्रत्येक सोपान पद या वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसीलिए संवर्गी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कहते हैं, है ना, श्रेणी कह सकते हैं, संवर्ग कह सकते हैं। तभी सारे संवर्ग मिलकर क्या कहलाते हैं बेटा, सारी कैटेगरीज मिलकर क्या कहलाती है, टेक्सोनॉमिकल, आप कह सकते हैं हायरार्की कह सकते हैं, पदानुक्रम कह सकते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई होती है। जो भी आप कैटेगरी लेते हो ना, ये वर्गीकरण की क्या है, इकाई है, और वास्तव में यह पद को दिखाता है, और इसे प्राय क्या कहते हैं, टेक्सोन। अब वास्तव में ये जो टेक्सोन शब्द है बेटा, ये टेक्सोन शब्द पता है कहाँ लिखते हैं हम, इसमें जो भी सूचना हम लिखते हैं, जैसे जगत में अगर मैंने लिखा है, मान लो पादप जगत है ना, यहाँ पादप की जगह पर क्या आ सकता है, जंतु भी आ सकता है, यहाँ पर आपका कवक भी आ सकता है, यहाँ पर आपका मोनेरा भी आ सकता है। तो ये जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, इन्हें आप क्या कहते हैं बेटा, टेक्सा कहते हैं। सिंगल होगा तो इसे क्या कहेंगे, टेक्सोन। तो ये इस पद का ये क्या हो गया, टेक्सोन हो गया। ठीक है, वर्ग की संवर्ग तथा पदानुक्रम वर्णन का एक उदाहरण द्वारा हम कर सकते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक उदाहरण भी लिया है बेटा, जिसके द्वारा यहाँ पे बताया जा सकता है कि किस तरीके से हम वर्गीकरण कर सकते हैं जीवों के अंदर। जैसे कि कीट जीवों के वर्ग को दर्शाता है, इंसेक्टा, ये किसको दर्शा रहा है, वर्ग। तो वर्ग तो अभी अभी मैंने लिखा बेटा, वो क्या हो गया, पद, और वहां पे आप क्या लिख रहे हो बेटा, कीट लिख रहे हो, तो ये कीट क्या हो गया, टेक्सा हो गया ना वहां पे। तो टेक्सा किसको निरूपित करता है बेटा, पद को ही तो करेगा वहां पे, जिसमें एक समान गुण, जैसे कि अगर कहीं पर भी इंसेक्ट लिख रहे हो तो उसका क्या है लक्षण, 3 जोड़ी आपके संधि यानी जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। ठीक है, और स्वीकार्य सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसीलिए इसे पद, एक पद या संवर्ग का दर्जा दिया जाता है। तो मैंने अभी कहा ना आपको कि वर्ग आपका क्या हो गया, स्तर हो गया, है ना, श्रेणी हो गई, और उसमें जो आप लिख रहे हो वो क्या हो गया, आपका टेक्सोन हो गया। क्या आप ऐसे किसी जीवों को अन्य वर्ग का नाम दे सकते हैं। स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है, प्रत्येक पद या वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है, और ये वर्ग की संवर्ग सुस्पष्ट जैविक होता है बेटा। इसमें आप जो भी लिखोगे ना, जैसे मैंने पादप लिखा था, अभी कवक लिखा था, तो वो क्या था, वो एग्जाम्पल ही तो है आपका, किसका, जैविक, न कि केवल आकार की है। सिर्फ दिखने वाले का एक ग्रुप नहीं होता है बेटा जीवों का, वास्तव में वो क्या है, एक जैविक सूचनाएं हमें देता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा एक और अच्छी तरीके से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो हमारे कोर्स में भी है बेटा। तो इधर देखिए, सबसे पहले हमारे कोर्स में जो एग्जाम्पल्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा आम, आम के बाद हम लिख देते हैं गेहूं, है ना, हम इनका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे दोनों ही चीजें आराम से समझ पाएंगे, गेहूं और फिर आपका आ जाएगा घरेलू मक्खी, और फिर आ जाएगा मनुष्य। सारी चीजें इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगी कि क्या कभी किसी का वर्ग सेम हो सकता है क्या। यहाँ पे देखिए, हम तुलनात्मक रूप से बात करेंगे और हम ऊपर क्या लिखेंगे, इनकी श्रेणियां लिखेंगे। तो हम यहाँ पर यही डिस्कस करेंगे बेटा, अभी तुलना करते हुए देखेंगे कि क्या वास्तव में सभी की इंफॉर्मेशन सेम है या नहीं है, या किसकी अलग है। ये हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तभी हमें वर्गीकरण का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा।
ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, हमारा जो पद है वो क्या है, जगत। जगत के बाद में अगर जंतु है तो संघ, और पादप है तो विभाग। फिर उसके बाद में वर्ग, वर्ग के बाद में गण, फिर उसके बाद में कुल, फिर उसके बाद में वंश, और एक हमारा और लास्ट पार्ट बचता है जिसे आप कहेंगे जाति। जाति उपनाम, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आम की, तो आम में देखिए सबसे पहले आम किस जगत से है भाई, पादप। गेहूं किस जगत से है, पादप। यानी हमारे पास में प्रथम जो श्रेणी है आम और गेहूं के लिए क्या है, समान है। दूसरी अगर हम बात करते बेटा विभाग की, तो आम का जो विभाग रहता है वो किस में आता है, एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजी होते हैं ये, और ये भी क्या होते हैं, आवर्त बीजी। तो ये लीजिए, दोनों का सेकंड पद भी क्या है बेटा, समान है, समान पद है, और इनके अंदर समान टेक्सोन भी है बेटा। दो टेक्सोन और दो पद क्या है, समान है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है असमान पद, यहाँ से शुरू हो जाते हैं बेटा। वर्ग, अगर आम की बात करते हैं बेटा, तो आम क्या होते हैं, द्विबीजपत्री। तो ये देखिए आपका वर्ग तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री सेम है, वर्ग दोनों सेम है ये, पर इनमें लिखी हुई सूचना जो टेक्सोन है वो क्या है, अलग है। नेक्स्ट आता है आपका गण। आम का होता है सेपिनिडेल्स, ठीक है बच्चों, सेपिनिडेल्स हो गया, और गेहूं का क्या हो जाएगा, पोएल्स। तो ये आपका गण मतलब पद सेम है, किसका, सेपिनिडेल्स और पोएल्स का गण क्या है, सेम है, पर इसमें टेक्सोन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कुल एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी, और गेहूं के लिए हो जाएगा पोएसी। पोएसी और एनाकार्डियेसी का स्तर क्या है, सेम। कुल के बारे में तो बता रहे दोनों, पर टेक्सोन क्या है, अलग है। वंश, आम मेंजिफेरा, और ये हो जाएगा इंडिका। इसी तरीके से यहाँ पे गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा नीट में कि आम और गेहूं में कितने कितने पद समान हैं और कितने पद असमान हैं। तो कितने पद समान हैं, जगत और संघ के अंदर जो टेक्सोन है बेटा वो आपके क्या है, समान ही तो है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं और इनडायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। और कितने पद असमान हैं, टेक्सोन कितने असमान हैं जो कि पद के अंदर लिखे जाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये टेक्सोन, ये सब टेक्सोन है बच्चों, जो भी है जहां पर भी आप इसमें नीचे लिखोगे ये क्या है, ये टेक्सोन है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पद भी समान और टेक्सोन भी समान। यहाँ पे पद तो समान है वर्ग, पर इनके टेक्सोन क्या है, दोनों के अलग है। ये चीज मैं क्लियर करना चाहती थी आप लोगों को बेटा। ये जिस बच्चे को समझ में आ गया ना कि टेक्सोन क्या है और पद क्या है, श्रेणी क्या है, तो आप आराम से कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा जाए आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट घरेलू मक्खी, जगत आपका क्या हो जाएगा, जंतु। मनुष्य में भी क्या हो जाएगा, जंतु जगत, है ना। तो ये आपका मतलब पद हो गया या श्रेणी कह सकते हैं। इस साइड मैंने जो भी लिखी है वो क्या है, श्रेणी ही तो है, ऊपर वाली सारी के सारी। तो श्रेणी समान और इसकी टेक्सोन भी क्या है, समान। अगर हम संघ की बात करते हैं, घरेलू मक्खी जो होती है वो बेसिकली किस में आ जाएगी, ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉर्डेटा, मनुष्य के लिए। घरेलू मक्खी का जो वर्ग है वो क्या आ जाएगा, इंसेक्टा। और अगर हम मनुष्य की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है प्राइमेटा। अगेन ये क्या हो गया, अलग हो गया। गण, घरेलू मक्खी का गण हो जाएगा डिप्थेरा।
एंड मनुष्य का हो जाएगा इनका वर्ग हो जाएगा बेटा मैमिलिया और इनका गण हो जाएगा प्राइमेटा। ठीक है बेटा। फिर आता है इनका कुल, तो जो घरेलू मक्खी है उनका कुल क्या हो जाएगा म्यूसीडी, और इसी तरीके से मनुष्य का क्या हो जाएगा होमिनिडी। एंड लास्ट में इनका वैज्ञानिक नाम घरमस्का डोमेस्टिका, और ह्यूमन का हो जाएगा होमो सेपियन। ठीक है, इसका मतलब यहां पर भी हमारे पास में जो ये दो, इनके लिए अगर मैं बात करूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे बच्चों, और बाकी सब क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। ये देखिए आपका दो पद तो हो गए आपके समान और बाकी सब क्या हो गए डिफरेंट। अब हम यहाँ पे आराम से आगे की चीजों को समझ सकते हैं। सभी ज्ञात जीवों के वर्ग की अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे कि जगत, संघ, है ना, फाइलम, अथवा पौधों के लिए क्या हो जाएगा बेटा विभाग, है ना, ये जो भाग लिखा हुआ है यहाँ पे क्या आना चाहिए विभाग। वर्ग, गण, कुल तथा जाति का विकास हुआ। पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीशीज सबसे निचले स्तर पे आती, यानी जब मैंने अभी वर्गीकरण किया था तो जाति का पद कहाँ पे था सबसे नीचे की तरफ था। क्या आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे बांटा जाता है। इसको बताने के लिए बेटा मैं यहाँ पर आपको दो डायग्राम बताऊंगी जो कि आपको पता रहेगा कि कौन सा प्राणी किसी से समानता रखने पर सम्मिलित किसी भी वर्ग में आएगा और कौन से असमानताओं की वजह से वो अलग हो जाता है ना। जीवों को अन्य जीवों को समानता और विभिन्नता के आधार में हमें क्या मिलती है बेटा मदद मिलती है। तो अगर हमें किसी का वर्गीकरण करना है तो पद तो है ही है, पर पद के अलावा भी हमारे पास में ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो कि हमें ये बताए कि ये जीव किससे समानता रखता है और किससे असमानता रखता है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे हमारे कोर्स में है एक पादप के लिए, तो यहाँ पे देखिए जब भी हम शुरुआत करते हैं वर्गीकरण की तो हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं जाति की बात करते हैं। ठीक है ना। तो जाति में जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ बेटा यहाँ पे नाइग्रम पादप की ही बात करेंगे बेटा ना। सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ट्यूब्रोसम एंड सोलेनम मिलोंजिना। ठीक है, ये तीन जातियां है बेटा, 1 2 3। इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है मकॉय नॉर्मल नाम। ट्यूब्रोसम के लिए क्या बोलते हैं अपन आलू, और मेलोंजिना के लिए क्या बोलते हैं अपन बैंगन। ये इनकी जाति का नाम। तो यहाँ पे देखिए बेटा कि ये जो भी आलू है, बैंगन है ना, आपका जो मकॉय है, ये कहीं ना कहीं आपस में प्रजनन नहीं कर सकते हैं, तो इनको क्या कर दिया हमने अलग जाति के अंदर कर दिया। पर कहीं ना कहीं इनमें समानता होगी बेटा, इसीलिए इनको किस में रखते हैं हम एक ही वंश में रखते हैं। तो इसमें इसमें और इसमें भले ही असमानता होगी बेटा, है ना, असमानताएं कम होती है, वैसे भी जाति में समानताएं सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर इनमें भले ही आपके बहुत सारी कुछ न कुछ डिफरेंट है ये, पर कुछ न कुछ समानता होगी, इसीलिए इसको किस में रखा जाता है सोलेनम वंश में रखा जाता है। तो अपन किसी को रख रहे हैं किसी और के अंतर्गत तो समानताओं के आधार पर ही तो रखेंगे बेटा। तो ये तीनों असमान होते हुए भी सोलेनम में कुछ समानताओं की वजह से रखे हुए हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसके अगले पद का निर्माण करते हैं, वंश के ऊपर हम बात करते हैं तो बेटा कुल। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ बेटा सोलेनेसी, तो सोलेनेसी को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोलेनेसी को बनाने के लिए एक तो वंश होगा नहीं बेटा, संबंधित वंश का मतलब हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने धतूरा लिया, तो धतूरा और सोलेनम वंश क्या है बेटा अलग अलग है, ये अलग अलग वंश है।
पर कुछ न कुछ यहाँ पे क्या पाई जाएगी, समानता पाई जाएगी। इसीलिए इनको किसमें इंक्लूड किया हमने, सोलेनेसी कुल के अंदर हमने इसको सम्मिलित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सोलेनम को बनाने के लिए कौन से जातियां होती है, नाइग्रम, ट्यूबरोसम, मेलॉन्जिना, वैसे धतूरा की भी जातियां होंगी जो इसको बनाएगी। सोलेनेसी को बनाने के लिए जैसे धतूरा है, सोलेनम है, एक और भी होता है बेटा पिटूनिया। तो ये अलग अलग वंश है, तो ये है तो सारे अलग, परंतु कुछ न कुछ समानताएं होंगी, तभी तो हमने इसको किस में इंक्लूड किया है भाई, सोलेनेसी में इंक्लूड किया है। तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, और एक वंश मैंने सम्मिलित कर दिया। तो कुछ असमानताओं के आधार पे इनको क्या किया है हमने अलग, किसको, सोलेनम, धतूरा, पिटूनिया, जो कि 3 अलग अलग वंश है, पर कुछ समानता होगी इसीलिए कहाँ रखा है हमने, सोलेनेसी के अंदर। अगेन अगला पद हम बनाते हैं, कुल के ऊपर आता है हमारा गण, और अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स, तो पॉलीमोनियल्स जो कि एक गण है, इसको सिर्फ सोलेनेसी तो नहीं बना सकता बेटा, इसी से संबंधित कुछ दूसरी भी होगी, तो वो हो जाती है कॉन्वॉल बेसी, जिसमें शकरकंद आता है बच्चों। तो शकरकंद वाली जो कुल है वो कहीं ना कहीं अलग है किससे, सोलेनेसी से, पर कुछ समानता है, इसीलिए इसको कहाँ रख दिया हमने, पॉलीमोनियल्स में रख दिया। नेक्स्ट गण के ऊपर आता है वर्ग, तो यहां पर कोई ना कोई ऐसा होगा, फॉर एग्जाम्पल सेपिनिडेल्स, ये आम का गण है, तो यहाँ पर ये दोनों बहुत अलग है, पर कहीं ना कहीं समानता होगी, इसीलिए इनको किस में रखा गया है, द्विबीज पत्री में। तो असमानताओं के आधार पे अलग, समानताओं के आधार पे हमने किस में रख दिया, द्विबीज पत्री में। उसी तरीके से क्योंकि ये पादप है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, संघ नहीं लिखकर क्या लिखते हैं बच्चों, विभाग लिखते हैं, है ना। तो विभाग यहाँ पे क्या आ जाता है, एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म का फॉर्मेशन सिर्फ द्विबीज पत्री से नहीं होता बच्चों, एक बीज पत्री भी होते हैं इसमें, और आपको अंतर बिल्कुल स्पष्ट है, एक बीज पत्री में एक बीज पत्र होता है, द्विबीज पत्री में 2 बीज पत्र होता है, पर क्योंकि दोनों में पुष्प होते हैं बेटा, तो इसको हम किस में इंक्लूड कर देते हैं, एंजियोस्पर्म में। इसी के साथ में सबसे ऊपर जगत, तो जगत यहाँ पे क्या आता है, पादप, तो पादप जगत में सिर्फ एंजियोस्पर्म नहीं आ सकता बेटा, इसमें आपके ब्रायोफाइटा है, इसमें आपके शैवाल है ना, इसमें जिम्नोस्पर्म है, इसमें आपका जिम्नोस्पर्म है, और इसमें टेरिडोफाइट है। तो ये जो भी अलग अलग विभाग है, ये भले ही अलग है बेटा, बट कहीं ना कहीं समानता इसमें प्रदर्शित होती है, इसीलिए इनको किस में रखा गया है, पादप जगत में। और ये समान विशेषता क्या होती है, सेल वॉल की उपस्थिति। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देखो ना कि कोई भी पद अगर बनता है, और इसमें मैं जो भी लिख रही हूँ ये सब क्या है, ये टेक्सोन है, तो समानताओं के आधार पे ये एक में आ रहे हैं, असमानताओं के आधार पे अलग हो रहे हैं, समानताओं के आधार पे ये सोलेनेसी में आ रहे हैं तीनों, असमानताओं के आधार पे अलग हो रहे हैं। तो ये वर्गीकरण का जो प्रोसेस चलता है वो कहाँ से शुरू होता है बेटा, जाति, और जाति के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आपका जीवों की संख्या सबसे कम होती है, यहाँ पे जाति वाला जो ये चीज है बेटा, यहाँ पे ये पद है, यहाँ पर जीवों की संख्या क्या होती है, सबसे कम, जीवों की संख्या सबसे कम होती है। यहाँ पर जो समानताएं होती है वो सबसे अधिक, और इनके जो सामान्य लक्षण होते हैं कि आप किसी भी जीव के बारे में क्या क्या बता सकते हैं, वो सूचनाएं भी क्या होती है, बहुत कम, है ना। किसी जाति के अंदर बताने के लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती जितनी की सबसे ऊपर होती है। जैसे जगत है बेटा, तो जगत में जीवों की संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा, जीवों की संख्या सबसे अधिक। इनमें अगर मैं समानताओं की बात करूं तो सबसे कम, है ना। और अगर इनके अंदर मैं सामान्य लक्षण की बात करूं, बताने के लिए इंफॉर्मेशन अगर आपसे पूछे कि पादप जगत के क्या क्या लक्षण हैं, तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसमें आप दे सकते हो, जगत के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा वर्गीकरण किसमें बच्चों,
पादप के अंदर की कोई भी चीज कैसे बनती है। और रही बात इनके अंदर समानताएं लेने के लिए लक्षण, तो वो आप बिल्कुल आसान है यहाँ पे। जैसे आप गण में इन दोनों को इन्वॉल्व कर रहे हो पॉलीमोनियल्स में, तो गण के अंदर आप किसको सम्मिलित करते हैं, पुष्पीय लक्षणों को। पुष्पीय लक्षण आप यहाँ पे लेते हैं, सोलेनेसी और कॉन्वोल्वेसी। कुल में अगर इन वंशों को आप ले रहे हो बेटा, तो इनके कायिक लक्षणों को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। कायिक लक्षणों के आधार पे समानता होती है, तो आप इसमें क्या रख देते हो, सोलेनेसी के अंदर रख देते हैं इसे। अब हम बनाएंगे यहाँ पे बेटा जंतु के अंदर। तो जंतु में देखिए कैसे बनेगा, जो हमारे कोर्स में है, टाइग्रस, लियो और पारडस। टाइग्रस, चीता, शेर और तेंदुआ, ठीक है। अब मान लेते हैं इनका हम वंश बना रहे बेटा, ये लीजिए वंश बनाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा पैंथेरा। तो बेटा यहाँ कुछ ना कुछ तो समानता होगी ना तीनों के अंदर, तभी ये किस में इंक्लूड हो रहे हैं, पैंथेरा में इंक्लूड हो रहे हैं। उसी के जस्ट बाद में हम बात करते हैं कुल की। तो यहाँ पे कुल मैंने बोला जैसे फैलिडी कुल, तो फैलिडी कुल को बनाने के लिए एक तो आपका पैंथेरा हो गया, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, फेलिस। तो पैंथेरा और फेलिस है तो अलग, पर कहीं ना कहीं समानता होती है, तो ये किसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं बेटा, फैलिडी के अंदर। फिर आता है आपका कुल के जस्ट पहले आपका गण। तो गण की अगर हम बात करते तो बेटा यहाँ आ जाता है कार्निवोरा। तो कार्निवोरा जिनमें रदनक क्या होते हैं बेटा, विकसित होते हैं। तो फैलिडी नहीं आएगा इसमें, आपका कैनिडी भी आ जाएगा, और कैनिडी के अंदर आपका डॉग। और इसकी अगर मैं वंश की बात करूं तो ये क्या आ जाता है, इसका वंश, डॉग का वंश कैनिस। तो इनमें भले ही असमानताएं होने की वजह से ये अलग अलग कुल में आते हैं, पर बेटा रदनक विकसित होने की वजह से ये कहाँ पे डाला जाता है, कार्निवोरा के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब आता है वर्ग। तो वर्ग के अंदर अगर मैं मैमेलिया लिख रही हूँ, स्तनधारी, तो इसका मतलब सिर्फ कार्निवोरा तो नहीं आएगा बेटा, इसमें आपका प्राइमेटा, मनुष्य भी आ जाता है, रोडेंशिया, चूहों का भी इसमें समावेशन होगा। तो भले ही अलग हैं, पर क्योंकि इनके अंदर दुग्ध ग्रंथियां उपस्थित होती है बेटा इन जीवों में, तो उसको आप किस में इन्वॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे मैमेलिया में इन्वॉल्व कर देते हैं। फिर आता है आपका संघ। संघ में बात करते हैं हम यहाँ पे कॉर्डेटा। तो मैमेलिया के अलावा और भी हमारे पास में बहुत सारे वर्ग हैं, जैसे एवीज है, उभयचर है ना, मैमेलिया, एवीज, उभयचर, सरीसृप, बिल्कुल अलग है ये सारे एक दूसरे से, पर इन सब में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है, इसीलिए आप इसको किस में डाल देते हैं बेटा, कॉर्डेटा में। तो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं बेटा कि कैसे यहाँ पर फॉर्मेशन होता है किसी भी टेक्सॉन का फॉर्मेशन करने के लिए हमें संबंधित चीजों को आपस में क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है बच्चों, है ना। जैसे सोलेनम बनाने के लिए ये होना चाहिए, सोलेनेसी बनाने के लिए ये होना चाहिए, पॉलीमोनियल्स बनाने के लिए ये कुल होना चाहिए, डाइकॉट के लिए ये, और एंजियोस्पर्म के लिए ये, और पादप जगत बनाने के लिए ये सारे विभाग होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। देन इसके बाद में आता है सबसे ऊपर जगत, और जगत में आपका आ जाता है जंतु जगत। तो जंतु जगत बनाने के लिए सिर्फ कॉर्डेटा तो होगा नहीं बेटा, इसमें क्या आ जाता है, नॉन कॉर्डेटा, क्योंकि कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में एक ही चीज कॉमन है बेटा, इनकी कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं होती है, और वहां पे जो भी मैंने लिखा है बेटा उन सब में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो जब सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो सारे के सारे विभाग भले ही अलग हो, वो कुछ न कुछ तो कम समानताएं रखते हुए एक में आ जाते हैं। अब देखिए बेटा, अब एनसीईआरटी में आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। वर्ग के अध्ययन में जीवों के वर्ग में मौलिक समानता होती है, उसे स्पीशीज कहते हैं। लीजिए भाई, एनसीईआरटी की बहुत अच्छी लाइन आ गई कि जिसमें मौलिक समानता पाई जाती है
वो किस में सम्मिलित हो जाते हैं? अगर जीवों में मौलिक समानता है तो वो किस में पाई जाती है? जाति के अंदर। ठीक है, हम किसी स्पीशीज को उसके समीपस्थ संबंधित स्पीशीज से उसके आकार की विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं, यानी कि आकारिकीय आधार पे हम उन्हें क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। जैसे बैंगन है, आलू है, तो हम आकार के आधार पे ही तो अलग कर रहे हैं। ठीक है, विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हाँ, विभिन्नताएं हैं इसीलिए तो अलग कर रहे हैं। ठीक है, और जाति के जो सदस्य हैं उनमें मौलिक समानताएं क्या होगी? सेम होती है। तो हम यहाँ पे जो हमने अभी लिखा है कि इसके अंदर जो भी आपके सदस्य होंगे, जैसे मेलॉन्जिना है, ये जाति है, इसमें आपके क्या होंगे? सदस्य होंगे या जीव होंगे, इनमें क्या पाई जाएगी? मौलिक समानता। इनके जो भी सदस्य, और ये सब आपस में अलग हैं किसके आधार पे? आकारिकी के आधार पे ये सब क्या है? एक दूसरे से अलग है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके लिए मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबरोसम, पैंथेरा, लियो के उदाहरण लेते हैं। इन सभी में तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो, ये तीनों के तीनों क्या है बेटा? जातियां हैं। मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा ये सब क्या है? तीनों वंश है, और यह टेक्सा का भी निर्माण करते हैं। तो ये तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था बेटा कि जो भी चीज हम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? टेक्सा, सम्मिलित रूप से, और सिंगल एक वचन में क्या कहते हैं? हम टेक्सॉन कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रत्येक वंश में, अगर हम वंश की बात करते बेटा, वंश का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो प्रत्येक वंश में एक या एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों को आकारीय गुण में क्या करते हैं? समानता हो। तो एक से अधिक अगर आपकी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा? जातियां हैं, विभिन्न जीव प्रेजेंट है, और उनमें नॉर्मल कौन सी चीज होगी जिसकी वजह से आप सोलेनेसी में रख रहे हो? तो सोलोवन कंडीशन, फूला हुआ कंडीशन। जैसे मैं अगर सोलेनेसी की बात करूँ तो आकार के गुण क्या होगा? समान देखने को मिलेगा। पैंथेरा में एक या अन्य जाति संकेत है, जैसे कि टाइग्रस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रम, मेलॉन्जिना भी आते हैं। मानव में सिर्फ क्या होता है बेटा? एक ही होता है। तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियन। तो बेसिकली यहाँ पे हमसे ये समझाया जा रहा है आप लोगों को कि जरूरी नहीं है कि कोई भी वंश बहुत सारी जातियों से मिलके बनेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक वंश में आपकी एक ही जाति पाई जाती है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है होमो सेपियन। नेक्स्ट देखिए, वंश संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग है, जो कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि वंश के अंदर अगर हम बात करेंगे तो संबंधित वंश क्या हो गया? सोलेनम। इसमें संबंधित जातियां आपकी है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से समानता रखेगी। स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान, ये कहना चाहते हैं बेटा जैसे कि एक वंश है और ये दूसरा वंश है, अन्य वंश क्या हो गया? दूसरा। तो एक वंश में मान लेते हैं दो जातियां हैं, एक जाति है ए और दूसरी जाति है बी। इसमें भी आपकी दो जातियां हैं, एक जाति है सी, एक जाति है डी। तो बेटा इनमें क्या होगी? ज्यादा समानता होगी ना, समानता अधिक होगी एज कंपैरेटिव इनके बीच में समानता क्या होगी? कम होगी ना। तो यही बात कहना चाह रहे हैं कि एक वंश में उपस्थित जातियों में अन्य वंश में उपस्थित जातियों की अपेक्षा अधिक समानता पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा एनसीईआरटी की। वंश समीपस्थ स्पीशीज का समूह होता है, जैसे आलू, टमाटर, बैंगन, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज है, लेकिन सभी किस में आते बेटा? ये सोलेनम में आते हैं। शेर, चीता और जो तेंदुआ है, ये बहुत से गुण हैं जिसकी वजह से इनको समानता रखने के लिए किस में रखा जाता है? पैंथेरा वंश में रखा जाता है। ठीक है, फैलिस है तो बेटा यहाँ पर ये इनसे, फैलिस किसका है? बिल्ली का है ना। तो बिल्ली और बिल्ली के लिए अगर हम बात करते हैं तो इन सबसे कंपैरिजन कर रहे हैं अपन किसका? इसका पैंथेरा का। तो कहीं ना कहीं तो अलग है, इसीलिए तो इनका अलग अलग वंश है ना बेटा। नेक्स्ट आता है कुल, अगली जो पद का निर्माण होता है। कुल जिसमें संबंधित वंश आते हैं, जो मैंने डायग्राम बनाया था उससे क्लियर हो रहा है कि किसी भी कुल का निर्माण संबंधित वंशों से होता है। जैसे सोलेनेसी है ना, कॉन्वॉल्वेसी है, तो ये संबंधित है। वंश स्पीशीज की तुलना में क्या होते हैं? कम समानता। क्यों बेटा? क्योंकि जैसे जैसे अपन जाति से जगत की तरफ जाएंगे वैसे वैसे समानताएं क्या होती है? कम होती चली जाती है। तो जो वंश में ज्यादा समानता है वो कंपैरेटिव क्या हो जाती है? अब जो जाति में समानता है वो एज कंपैरेटिव वंश में क्या हो जाएगी? कम। उससे भी कम किस में हो जाएगी? कुल। ठीक है, तो कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के
कायिक और जनन लक्षण, यानी कायिक और जनन लक्षण गुण की वजह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, उसको कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि कुल का निर्माण किससे हो रहा है, वंशों से हो रहा है। तो वंशों में ऐसी कौन सी चीज देखेंगे आप, तो उसके कायिक और जनन लक्षण देखेंगे। तो पौधों में विभिन्न वंश जैसे कि सोलेनम है, पिटूनिया है या धतूरा है, इसको आप किस में रखते हो, सोलेनेसी कुल में रखते हो। जबकि प्राणी वंश पैंथेरा, शेर, बाघ, चीता, ये सब के सब फेलिस के साथ में मिलकर किस में चले गए, फेलिडी कुल में। तो कहीं ना कहीं आपका जो भी पैंथेरा का वंश है और जो फेलिस है उनमें कहीं ना कहीं तो समानता होगी ना, तभी तो उनको फेलिडी में डाल रहे हैं। कॉन्वॉल्वेसी और अगर मैं सोलेनेसी की बात करूं तो उनको किस आधार पे हम एक सामान्य पॉलीमोनियल्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कायिक और जनन लक्षण क्या होंगे, समान होंगे वहां पे। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली और डॉग के लक्षण को देखें तो दोनों में कुछ समानताएं होगी और कुछ विभिन्नताएं होगी। तो इसीलिए बेटा कुछ विभिन्नताओं के आधार पर ही तो डॉग का कुल क्या हो गया, यहाँ पे कैनिडी हो गया, और कुछ डिफरेंसेस हैं, इसी वजह से इनको क्या कर दिया है, अलग अलग कुल में रख दिया है। अब कहीं ना कहीं समानता होती है, इसीलिए इनको अगले पद में समान रख दिया बेटा। गण, गण में देखिए आप कि अगर मैं गण की बात करती हूं तो गण का निर्माण किससे होता है, संबंधित कुलों से होगा। और संबंधित कुलों की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जैसे मैंने कहा था पॉलीमोनियल्स में रखना है, तो सोलेनेसी और कॉन्वॉल्वेसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम पुष्पीय लक्षणों को आधार लेंगे। तो यहाँ पे जो भी आधार लेते हैं बेटा, पादपों की अगर मैं बात करती हूँ तो ये देखिए बेटा, पॉलीमोनियल्स का अगर हमको फॉर्मेशन करना है तो पॉलीमोनियल्स में कॉन्वॉल्वेसी लेते हैं और हम सोलेनेसी लेते हैं, तो इनका आधार क्या है, पुष्पीय लक्षण है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें कि जैसे कुल का निर्माण करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कायिक और जनन लक्षणों को कंसीडर करना है। अगर हमें गण का निर्माण करना है तो हमें पुष्पीय लक्षणों को आधार लेना पड़ेगा, है ना। कार्नियोरा गण, तो कार्नियोरा गण का निर्माण करने के लिए हमारे पास में कौन से हैं भाई, फेलिडी और कैनिडी, ये दोनों मिलकर वहां पर कुछ लक्षण समान होते हैं तो कार्नियोरा के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट आता है, इस संवर्ग में संबंधित क्या आते हैं, गण, यानी अगर आपको अगला पद बनाना है गण के ऊपर क्या आता है, वर्ग, तो इसमें क्या आएंगे, संबंधित गण प्रेजेंट हो जाएंगे। और ये संबंधित गण का बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो जैसे प्राइमेटा में बंदर, गोरिल्ला और ये गिब्बन आते हैं, और प्राइमेटा के साथ में आप किसको ले रहे हो, कार्नियोरा को। तो यहाँ पर इनको अगर मैं साथ में लेना चाहूँ तो किस वर्ग में सम्मिलित करेंगे बेटा, मैमेलिया में रखेंगे। क्यों, क्योंकि इनके अंदर वही मैंने जो आपको पहले ही बताया था, दुग्ध ग्रंथियों की उपस्थिति के कारण। ये देखिए, फिर आता है हमारे पास में संघ। तो संघ के निर्माण के लिए अगर हम बात करते हैं तो जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, अगले उच्चतर संवर्ग, मतलब अगर पादप का नाम लेते तो विभाग आता, पर जंतु है तो क्या आ गया, संघ आ गया। तो यहाँ पर समान क्या लक्षण है जिसकी वजह से रखा है, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से हम इन सबको किस में रखते हैं बेटा, पॉडेटा के अंतर्गत रखते हैं। पौधों में इन वर्गों में कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा था जैसे जैसे अपन जाति से जगत की तरफ जाते हैं समानताएं क्या होती रहती है, कम होती रहती है। नेक्स्ट है आपका जगत। तो जगत का फॉर्मेशन करने के लिए जंतु के वर्ग की तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग में रखा जाता है। पादप जगत में, मतलब पादप जगत की बात करोगे तो डिवीजन में सभी प्रकार के पौधे जो मैंने लिखा था, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, शैवाल, टेरिडोफाइट, वो सब आप उसमें रख रहे हो। ठीक है, संघों के सभी प्राणियों का एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा है। इससे उन्हें पौधों से अलग किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि पौधों में सेल वॉल होती है सभी जीवों में, और पादप में नहीं होती है। जंतुओं में सेल वॉल नहीं होती है सभी सेल्स के अंदर, और पादपों में सभी जो भी पादप है उनकी कोशिकाओं में सेल वॉल होती है। तो पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु और पादप जगत कहते हैं, है ना। स्पीशीज से जगत की तरफ जाते हैं ना बेटा, तो जब आप आरोही क्रम में दिखाया गया है नीचे से ऊपर की तरफ, तो वैज्ञानिकों ने इस पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बताए हैं। तो बेटा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके ये 7 ही कैटेगरीज रहे, कुछ आपकी और भी नॉन ऑब्लिगेट भी होती है। जैसे मान लेते अपन कहते हैं वर्ग, उपवर्ग, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जाति है, उपजाति है, तो ऐसे कुछ भी लिखा जा सकता है, उपसंवर्ग भी बताए जा सकते हैं। इनमें विभिन्न टेक्सा उचित वैज्ञानिकों को स्थान देने में सुविधा होती है। नेक्स्ट,
यहाँ पर जो मैंने पदानुक्रम के बारे में इन्होंने जो बताया है बेटा, ये वही है। जाति से वंश, वंश से कुल, कुल से गण, गण से आपका वर्ग, वर्ग से आपका ये डिवीजन एंड फाइलम एंड सबसे ऊपर आपका जगत। तो ये कौन सा क्रम हो गया बेटा? ये आपका एक तरीके से आरोही क्रम यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। यस, यहाँ पे जब हमने ये डायग्राम देखा तो बेटा हमें बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया किसके बाद में कौन सा पद आता है। जैसे जैसे हम स्पीशीज से जगत की तरफ जाते हैं, स्पीशीज से हम कहाँ जा रहे हैं? जगत की तरफ, ऊपर जाते हैं, वैसे ही समानताएं क्या होती बेटा? कम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये एनसीईआरटी की। सबसे नीचे जो टेक्सा होता है, सबसे नीचे टेक्सा वाला मतलब सबसे नीचे जाति हुआ हमारा, तो हमारा जो जाति है वो एक तरीके से क्या है? श्रेणी है। उसमें जो भी आपने लिखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ ट्यूबरोसम लिखा या आपने लियो लिखा, टाइग्रेस लिखा, ये सब टेक्सा है ना। तो सबसे नीचे जो टेक्सा होगा उनके सदस्यों में क्या होगा? सबसे अधिक समान गुण होंगे। तो टेक्सा आई थिंक चैप्टर के एंड में बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि जो हम उसमें लिखते हैं बेटा वो टेक्सा होता है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं उसी स्तर पर अन्य टेक्सा के संबंध निर्धारित करने में क्या होती है बेटा? कठिनाई होती है, क्योंकि जीवों की संख्या क्या हो जाती है बेटा? बहुत ज्यादा हो जाती है, और जीवों की संख्या अधिक होने पर आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। ये हमारी एक टेबल जो मैं पहले ही बना चुकी हूँ बेटा एनसीईआरटी की, जिसके अंदर आपको विभिन्न प्रकार के क्या दे रखे हैं। यहाँ पर ये टेक्सा है बेटा, ये जो भी लिखे हुए हैं, और ये सब क्या है? इनके वंश, कुल, गण वगैरह ये क्या है बेटा? सारी के सारे श्रेणियां होती है टेक्सोनॉमी के अंदर, जो पदानुक्रम वर्गीकरण के दौरान हम करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है बच्चों। मैं आप सबसे यही कहूँगी बेटा, एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे पढ़िए, आप उसे समझिए, है ना। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम क्लास नोट्स के अंदर भी नहीं लिख पाते हैं कभी कभी, है ना। तो इसीलिए मैं सबसे यही कहूँगी कि एनसीईआरटी आराम से पढ़िए बच्चों, और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।